मुझे लगता है मोदी जी को ऐसे लोगों को ढूंढ के लाके स्पोर्ट्स को बिल्ड करवाना है जो लोग यस सर नहीं करते। अगर मेरा आइडिया भारत सरकार फॉलो करे और दिस इज द राइट टाइम, 15 से 20 साल के अंदर भारत का मेडल काउंटिंग चाइना यूएस के आसपास रहेगा। हमारे देश को बर्बाद कर रहा है ये स्पोर्ट्स माफिया। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है लाइफ एंड स्टोरीज में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से जिनके साथ जो बातचीत हुई थी वो लोगों को इतनी पसंद आई कि उनकी बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाने की हमसे गुजारिश की गई थी। एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतने अवार्ड जीते हैं देश के लिए। मतलब अपने लिए नहीं, देश के लिए इतने अवार्ड जीते हैं कि आप गिनती करेंगे तो शायद एक दो महीने कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनके अवार्ड चलते रहेंगे। इतने अवार्ड जीते हैं। अर्जुना अवार्डी विनर, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड विनर, भीम अवार्ड विनर, कोलकाता श्री अवार्ड विनर जैसे तमाम अवार्डी, तमाम अवार्ड्स के विजेता हमारे साथ प्रशांत कर्माकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। नमस्कार जी। बहुत सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बधाई दूंगा कि हम लोगों का जो पहला पहला इंटरव्यू था आपका, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और जानने की इच्छा जो उनके अंदर थी, उसकी वजह से मैं दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश की और आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा कि अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं, इसके जस्ट बाद पैरा ओलंपिक आने वाले हैं। पैरा ओलंपिक के को लेकर, चूंकि आप एक पैरा एथलीट रह चुके हैं और आप अभी कोच हैं, ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, आपके अंदर कितना जोश है और आप पैरा ओलंपिक की तैयारी को देखकर भारत को किस तरीके से, किस नजरिए से देख पा रहे हैं? आ, देखिए, मैं एक स्विमर रहा हूँ। स्विमिंग के साथ साथ मैं अदर स्पोर्ट्स भी किया हूँ। जैसे साइकिलिंग में मैं एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मेरे पहले किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। मैं टेबल टेनिस खेला हूँ, मैं वॉलीबॉल खेला हूँ। मुझे फुटबॉल तो बचपन से ही पसंद है। तो मुझे मल्टी स्पोर्ट्स करने का एक एक अलग सा एक क्या बोलूं, एक आदत जुनून। है मुझे। हर एक चीज करना है, जुनून करना है। हाँ। जुनून है मेरे अंदर हाँ। कि मैं लॉन टेनिस भी खेला हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, हम्म। मुझे 2-3 महीना दिया जाए अगर जाए, हम्म। तो मैं जीरो नहीं रहूंगा। मैं अगर 10 लोग खेल रहे, मैं मेरा नंबर 9 होगा, मेरा नंबर 10 नहीं होगा। इतना हौसला और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे में है कि मैं जीत सकता हूँ। मैं लास्ट नहीं आऊंगा। मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि मैं लास्ट नहीं होऊंगा। ठीक बात है। जो भी है, तो पैरा स्पोर्ट्स को लेके ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स में मुझे दुख है कि ओलंपिक्स में इतने कम इंडियन कंटिजेंट बने। क्यों नहीं बने? यूएस और चाइना की तरह इतने लंबे कंटिजेंट, इतने जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतने ज्यादा मेडलिस्ट भी होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं बने? इसके लिए मुझे लगता है भारत सरकार को और जो कंसर्न लोग हैं और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनको बैक कैलकुलेशन करना चाहिए। हम्म। मेरे पास एक बहुत नहीं, मैं बोलूंगा अगर मेरा आइडिया भारत सरकार फॉलो करे हम्म। और दिस इज द राइट टाइम, अगर ये इस समय पे ये फॉर्मूला भारत सरकार इसको अपनाते हैं और ये कंट्री का सीक्रेट फॉर्मूला होगा, तो आने वाले 15 से 20 साल के अंदर भारत का मेडल काउंटिंग चाइना यूएस के आसपास रहेगा। और ये 100 नहीं, 200% होगा। अगर मैं इसको पब्लिक फोरम में बोलता हूं, तो वो करने से ये पब्लिक में चला जाएगा और ये इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। जो हमारे मोटो जो है, उस मोटो को फुलफिल करने के लिए सही नहीं है। इसीलिए मैं सही जगह ढूंढ रहा हूँ, सही बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं ये चीज दूं। क्योंकि यहाँ मैं पे सब लोग। इस इंटरव्यू के थ्रू मैं ये गुजारिश करूंगा अथॉरिटी से, ऐसे लोगों से जो कि खेल की दशा और दिशा तय करते हैं, कि वाकई अगर कोई चीज है ऐसी जो कि प्रशांत कर्माकर के पास है, जो स्पेशली वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज उसको सुनना चाहिए। क्योंकि पिछले पिछले 15 सालों में प्रशांत जी ने जितने भी मेडल हासिल किए हैं देश के लिए, वो इस बात का गवाह है कि उनका जो अनुभव है वो बहुत काम आ सकता है। जी प्रशांत जी बताइए। एक्चुअली ना, प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि हम एजुकेशन के पीछे जाते हैं। हम्म। व्हाट इज द रियल एजुकेशन?
एक पीएचडी वाला बंदा अपने फैमिली को चला नहीं सकता, क्या उसके पास एजुकेशन है? हम्म एक पीएचडी वाला, एक नोवेलिस्ट जो आपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को संभाल नहीं सकता, क्या वो एजुकेशन है? तो एजुकेशन का डेफिनेशन अलग है। हमारे देश में बोला जाता है अच्छे खिलाड़ी अच्छे कोच बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम्म अच्छे खिलाड़ी के पास समय नहीं होता है कि चीजों को मैनिपुलेट करना सीखे, चाचा चाची ताऊ दादा बनाए। हम्म वो मेडल के पीछे भागता है। और हम्म जो मीडियोकर लोग है, वो अंकल बनाने में चक्कर में लगे रहते हैं, किसी भी तरह मैनेज करे। हम्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म ये चीज समझना है। जिस बंदे ने राष्ट्रपति भवन में जिसने चाय नहीं पिया, वो राष्ट्रपति भवन का चाय का डेफिनेशन कैसे लिख सकता है? जिसने बंगाल का रसगुल्ला नहीं खाया, वो रसगुल्ले का डेफिनेशन कैसे लिखेगा? जो कर्नाटक में जाके सांबर नहीं पिया, वो सांबर का डेफिनेशन कैसे लिखेगा? हम्म तो गुजरना जरूरी है उस जगह से। आज एस जयशंकर, मैं इनका नाम इसीलिए ले रहा हूँ, इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट फॉर मी। जो एक सचिव रहे हैं, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस रहा है, आज वो मंत्री है। आज इस देश का कंडीशन कहां से कहां पहुंच गया। हम्म तो ऐसे लोगों को मोदी जी ने ढूंढ के लाके उस जगह पे बैठाया है। हम्म वैसे ही मुझे लगता है मोदी जी को ऐसे लोगों को ढूंढ के लाके स्पोर्ट्स को बिल्ड करवाना है, जो हम्म लोग यस सर नहीं करते। कर्माकर यस सर बोलने के लिए नहीं, नहीं है तो नहीं है तो है। कर्माकर अपनी लाइफ में बहुत खुश है। हम्म देश के लिए कुछ करना है, ऐसा सोच रखना है। हम्म मुझे लगता है कि अभी भी वो सोच की कमी है हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स। मुझे दुख भरी बात है कि ये है। आप देखिएगा ओपनिंग सेरेमनी में उनका एटीट्यूड देखिए, कितना खुश है, कितना कूद रहा है, कितना क्या कर रहा है। आप कितने भी ओलंपिक्स देखिए, पैरालंपिक्स देखिए, खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल्स कूदने जाते हैं। लिस्ट देखिए, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। ब्लेजर मिलना, घूमना, कैश अवार्ड मिलना, पॉकेट मनी मिलना। और ये ओलंपिक्स तो 4 साल में आता है, फिर अगले साल, अगले 1-2 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाएगा। एक साल में फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आता रहेगा। और हम्म हम चलते रहेंगे, आखिर में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता रहेगा। जब तक ये छोटी सी एक सर्किल के बाहर आके वाइड सोच नहीं रखेंगे कि हम्म मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाऊं जिससे इस देश का स्पोर्ट्स 10 साल में 30 साल का जंप करेगा, 15 साल में 60 साल का जंप करेगा। हम्म इस टाइप का सोच लाना जरूरी है। हम्म मुझे नहीं लगता किसी के पास ऐसा सोच है, क्योंकि सोच जिसके पास है उनका बात सुना नहीं जाएगा। क्योंकि वो लोग तो मेरे तरह बदमाश है, सच को हम्म। सच बोल देंगे। प्रशांत जी, आपके नाम के साथ में इतने आपके गले में जितने मेडल्स हैं उसके साथ में एक विवाद भी है जो आपके नाम के साथ में चलता चला आ रहा है। अगर आप सहज हैं तो मैं चाहूंगा कि आज जो है खुलकर उस विवाद पे थोड़ी बातचीत हो जाए कि बेसिकली वो जो विवाद है जिसकी वजह से जो है आपको सस्पेंड किया गया, ऐसा सामने मीडिया में आया, उसके बाद आप काफी चर्चा में भी रहे उस चीज को लेकर। उन बातों में आपका, आपकी तरफ से आपका बयान क्या है? आप क्या, कैसे उसको, आप किस नजरिए से उन चीजों को देखते हैं? आ, देखिए, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कभी किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। कभी किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। मेरे फादर के फैमिली बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। मेरे मदर के फैमिली में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं स्पोर्ट्स का हमारा कल्चर क्या है हमारे घर में। हम्म एक ऐसे फैमिली से आके मैं इंडियन स्पोर्ट्स में इतने बड़े स्क्रैच लगाया हूँ, तो नॉर्मल सी बात है। जिनके 4 पुश्ते स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, हम्म उनके उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ला दिया कर्माकर ने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ऊपर ना एक एलिगेशन लगाया था जी। कि प्रशांता कर्माकर एंड हिज एसोसिएट्स मेकिंग वीडियो ड्यूरिंग स्विमिंग कंपटीशन। हम्म एक सिंपल सा एक एलिगेशन लगाया। हम्म मैं 2-3 चीज कहूंगा, जो लोग चीज देख रहे हैं या देखे हैं। हम्म सबसे बड़ी बात है, कौन क्या सोच रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम्म मैं बोला हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मुझे किसी मेंटल ट्रेनर की जरूरत नहीं है। हम्म मैं अपने आप को मोटिवेट करना जानता हूँ, और जिस इंसान ने अपने आप को मोटिवेट करना सीख लिया, उसको कोई नहीं हरा सकता। क्या बात। समय बलवान है। समय ही आज जो बलवान है, आज देखिए शेख हसीना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश आज भारत के शरण में है। शरणार्थी बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। सोचिए,
ताकत कहाँ है? समय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, एक्चुअली मेरा ये कहना था कि एक बंदा जो हमारे पैरालंपिक स्विमिंग का एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं पिछले 24-25 साल से, मैंने बोला था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन होना जरूरी है। सारा पूरे देश में, इंडिया में इतने स्टेट एसोसिएशंस है, क्या वो स्टेट एसोसिएशन का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपसे अच्छा है या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है? जो हम लोग दिव्यांग खिलाड़ी है, बहुत बहुत समझने वाली बात है, जो हम दिव्यांग खिलाड़ी है, हर एक खिलाड़ी कर्माकर नहीं बनेगा, हर एक खिलाड़ी एशियन गेम्स ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बनेगा, हर एक खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी नहीं बनेगा। इन खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ी के तजुर्बे को काम में लगाते, उनको क्यों ना हम जूनियर लेवल पे कोच लगा दे। ओलंपिक्स में हो रहा है, 2 कोच को अपॉइंट करे, एक हमारे पैरा एथलीट को अपॉइंट करे। 4 ओलंपिक में जाने के बाद हमारे पैरा एथलीट जो है, जो कोच है, वो भी अच्छा कोच बन जाएगा। क्यों हम आउटसोर्सेस करें? हम बाहर से कोचेस को लाते, जो एबल बॉडीड लोग हैं उनको हम यहाँ पे कोच बना के लाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एबल बॉडीड कोचेस आते हैं हमारे पैरा एथलीट को कोचिंग कराने के लिए, उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस क्या है? वो एबल बॉडीड लोगों, कितने लोगों को तैयार किया है? आप बातों को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे दिव्यांग लोगों का शोषण किया जाता है। कैसे? ये बहुत टैक्टफुली शोषण है। दिव्यांग लोगों को ऊपर उठाने के लिए नॉर्मल लोग आते हैं, आगे आते हैं सोशल वर्क के लिए, कि भाई ये लोग दिव्यांग हैं, इनको हम हेल्प करेंगे कि ऊपर आए। जब वहां से एक बंदा अर्जुन अवार्डी बन रहा है, वहां पे एक बंदा पढ़ाई करके फर्स्ट क्लास ले रहा है इस कोचिंग फील्ड में, तब क्यों ना उसको कोच बना दिया जाए? क्यों ना उसको कोच बना दिया जाए? ठीक बात है। नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके जमीन पे धक्का लग जाएगा कि भाई ये दिव्यांग बंदा कैसे ऊपर आ सकता है, हम तो इनके ऊपर रूल करना है। तो जैसे मैंने इलेक्शन के लिए डिमांड किया, अदर स्टेट के लोग भी, जैसे मैं एक अच्छा स्विमर रहा हूं मेरे समय पे, तो उस स्टेट के लोग भी कर्माकर को सपोर्ट करते, हेल्प करते, को यस कर्माकर दादा, यू आर व्हाट एवर यू आर सेइंग, यू आर राइट, हमें इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, सबको अधिकार है डेमोक्रेसी में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था उनके लिए। उन्होंने मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कोशिश किया। जो एजीएम का एजेंडा है 2017 में, सुबह 11 बजे एजीएम था, जहां पे एजेंडा है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट प्रशांता कर्माकर। 12-1 बजे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एक डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है डिसेबल्ड लोगों को ऊपर उठाने का, ना कि उनको सस्पेंड करके उनका जिंदगी बर्बाद करने का। तो वो नहीं जा सकते थे, और मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था जिससे ये हो कि मैं एंटी कंट्री या एंटी स्पोर्ट्स काम किया हूं। मैंने तो बस इलेक्शन मांगा था। इलेक्शन मांगना थोड़ी गलत बात है। मोदी जी भी इलेक्शन मांगे थे, राहुल भी इलेक्शन मांगे हैं, ममता भी इलेक्शन मांग रहे हैं, तो देश के आम इंसान इलेक्शन नहीं मांग सकते? उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाया, प्रशांता कर्माकर एंड हिज एसोसिएट्स मेकिंग वीडियो ड्यूरिंग स्विमिंग कंपटीशन। अच्छी बात है, अभी चीजों को समझना जरूरी है। उन्होंने क्या कर दिया, 4-5 खिलाड़ियों को मेरे खिलाफ कंप्लेन कराया, जो इररिलेवेंट कंप्लेन था, जो मेरे फेसबुक वॉल पे वो लेटर भी मिलेगा, आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या लिखा है उस पर अभी। और फेसबुक वॉल पे ये भी है, देखिएगा, किंगसुक गोराई बोल के कोई बंदा है, अपने बेटी के साथ बैठे हैं, वो कह रहा है कि मैंने वीडियो बनाया, सर को फंसाने के लिए ये एलिगेशन सर के ऊपर दिया गया। एक्चुअली बात है 2015 में जब भारत सरकार और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जब पीसीआई को सस्पेंड कर दिया, तो भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट किया था कि आप इंडियन कोऑर्डिनेटर बनिए स्विमिंग का। तो मैं इस देश का कोऑर्डिनेटर बना। पैरालंपिक एसटीसी एंड सीओई जो प्रोग्राम अभी गांधीनगर साइड में चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम मैंने डिजाइन करके उस टाइम के जो डीजी थे, डीजी नहीं, आरडी थे, रीजनल डायरेक्टर थे आर के नायडू, उनको दिया था, और उनके सहयोग से आज पैरा स्पोर्ट्स गांधीनगर में चल रहा है, एसटीसी एंड सीओई में। तो इस टाइप का काम मैंने किया। उस टाइम पे मैंने एक अननोन लड़का सुरेश नारायण यादव,
जो लड़का मुझे फोन करके बोलता है दादा जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अपने आप को खत्म करना छोड़ के, ऐसे लड़का को लेके गांधीनगर में रख के उसका ट्रेनिंग करा के उसको पैरालंपिक में क्वालिफाई करा के उसका जीवन बदल दिया। आज वो तीसरा पैरालंपिक करने के लिए पेरिस जाने वाला है इस बार। उसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। हालांकि 2016 में रियो से वापस आने के बाद उसने अपने फादर को बोला कि माय फादर इज माय कोच। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं, उसने मेरा नाम नहीं बोला, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं काम कर पाया ऐसे सुरेश यादव, मैं कई 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 पैदा कर सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो सुरेश यादव की तरह मैं हर 4-5 साल में एक एक दो दो करके सुरेश यादव बना सकता हूँ। आई हैव दैट एबिलिटी। तो कोई बंदा नहीं बोल रहा है ये बुरी बात नहीं, लेकिन ये एक गलत ट्रेंड है जो आज के खिलाड़ियों के अंदर भी मिलता है। जैसे सक्सेसफुल बन जाते हैं वो अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, ये उनके कोच बन जाते हैं और कोच को रिप्राइव कर दिया जाता है। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और जो भारत सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग इस चीज को ओवरलुक कर देते कि लड़का ने बोल दिया तो वही कोच है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि हम जैसे लोग जो निस्वार्थ काम करते हैं, सुरेश यादव नहीं बोल सकता कि कर्माकर को 1 रुपया दिया है एज ए कोचिंग फीस, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरा काम है बच्चों को सिखाना, और मैं आज तक जितने बच्चों को सिखाया हूँ किसी से 1 पैसा नहीं लिया। हाँ, मेरे जन्मदिन में बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है, केक काटा है, केक मैं खाया हूँ बच्चों के साथ ही। तो इतना मुझे मिला है प्यार। अ, तो इसीलिए मुझे, फिर उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया। पीसीआई के बायलॉज में कहीं भी नहीं लिखा था कि किसी भी एथलीट को सस्पेंड किया जा सकता है। पीसीआई के बायलॉज के हिसाब से सस्पेंशन उनके मेंबर्स को कर सकते हैं वो लोग। मेंबर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन हो सकता है, एथलीट नहीं। उन्होंने अपने बायलॉज के अगेंस्ट पे जाके सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ये चीज किया। जो एडमिनिस्ट्रेटर थे पैरालंपिक स्विमिंग के, वो अपने आप को थ्रेड मानते थे, और यही मेरा सबसे बड़ी जीत है कि एक दिव्यांग बंदा एक नॉर्मल बंदे के लिए थ्रेड बन चुका है। ये पूरे दिव्यांग कम्युनिटी के लिए ये एक खुशी की बात है, एक फक्र की बात होनी चाहिए कि एक दिव्यांग बंदा नॉर्मल इंसान के लिए थ्रेड बन रहा है। वो सोच रहा है कि अगर कर्माकर रह जाएगा तो मेरे नौकरी खतरे में है। तो सबसे बड़ा एलिगेशन है आज के दिन में उनके ऊपर, ऐसा कोई लांछन लगा दो कि वो खुद शर्म में। पहले तो बात है, ऐसे लांछन लगाने से लोग पहले ही बोलेगा अपने प्रेस्टीज बचाओ, अपने उनके घर वाले बोलेंगे जो इज्जत बनाया हो वो इज्जत बना के रखो, छोड़ दो, ये जाने की जरूरत नहीं है, जो पैसा है आपके पास आप उस पैसे में अपने जीवन को लेकर खुश रहो। हम जैसे लोग अगर छोड़ के चले जाएंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आज के दिन का स्पोर्ट्स माफिया है, जिनके लिए भारत का स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा रहा है, वो लोग ऊपर ही चलते रहेंगे। आप बिलीव नहीं कर, एक गली में कितने गुंडे होते हैं? एक गली में 1-2 गुंडे होते हैं और 10,000 आम इंसान होते हैं। हम 10,000 आम इंसान अगर एक बार ठान ले, 10,000 लोग दो दो करके चांटा मारेंगे, उनके 2 पुश्ते गंजा पैदा होगा। 2 गोली मारेगा, उससे ज्यादा गोली नहीं मार पाएगा, सब मिलके अगर आ जाएंगे। फिर हम लोगों का एक बहुत खराब एक कंडीशन बन चुका है हमारे देश के लोगों के अंदर भी। मैं पहले बंगाल ऐसा था नहीं, लेकिन बंगाल आज ऐसा बन चुका है कि अगर कोई कोई चीज हो रहा है ना, तो हम पहले साइड से निकल जाओ, क्यों दूसरे के पंगे में पड़ना। आज हम दूसरे के पंगे को, ये दूसरे का पंगा नहीं, ये देश का पंगा है। ये लोग आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम एक मेडल के लिए खुश हो रहे हैं, एक नीरज चोपड़ा के लिए हम खुश हो रहे हैं। 144 करोड़ में 100 नीरज चोपड़ा नहीं निकल सकता। एक्चुअली यही सवाल था अगर मेरा नहीं कि निकल रहा लोग जो है मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की जो जनसंख्या है ना, अगर उसको देखेंगे प्रशांत जी, तो हमारे देश की जनसंख्या का मतलब उनका कोई भाग ही नहीं है, लेकिन इनके मेडल। सर, सर आप जो चीज कह रहे हैं मैं उसको सरल भाषा में कह रहा हूँ। जी जी। इन कंट्री में जितने जनसंख्या है उतने लोग हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक सिर्फ मॉर्निंग में 12 बजे तक घूमते हैं। क्या बात कर, सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नई उनके दिल्ली मेडल्स रेलवे की स्टेशन में संख्या 12 सबसे बजे ज्यादा तक है। इतने लोग घूमते हैं। हमारे देश को बर्बाद कर रहा है ये स्पोर्ट्स माफिया। और हम लोग जो फट्टू है, मैं अपने आप को भी फट्टू कहता हूँ,
जिन लोगों को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया, पद्मश्री, पद्म भूषण, खेल रत्न दिया है, हम लोग आज भी मुंह बंद करके बैठे हैं। क्यों? वो स्पोर्ट्स के माफिया बुरा मान जाएंगे। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जब पद्मश्री मिला है तो पद्म भूषण नहीं मिलेगा, अगर हम बोल देंगे तो पद्म भूषण नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्पोर्ट्स के माफिया अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स की इस पूरे इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, ये एक स्पोर्ट्स माफिया इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में व्हाइट कॉलर्स लोग भी है, और जो हम सबको पता है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। और ये लोग सरकार के अंदर भी घुसे हुए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बोलिए, इनके अंदर भी घुसे हुए हैं। क्योंकि अगर हम एक लेटर लिखते हैं तो वो लेटर का इंफॉर्मेशन इन माफियाओं के पास कैसे चले जाते हैं? कोई ना कोई तो है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। भारत सरकार को कोई ईमेल करने के बाद उस ईमेल का कॉपी अगर इन माफियाओं के पास जाते हैं तो इसका मतलब है उन माफियाओं का एजेंट वहां पे बैठे हैं। मैं एक जब चीज तक हम जैसे फट्टू जब तक हम जैसे फट्टू जो अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री, पद्म भूषण, खेल रत्न, हम लोग जब तक जो हम लोग रोल मॉडल है, लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं, अगर हम लोग आवाज नहीं उठा सकते तो आम इंसान, आम खिलाड़ी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी क्या आवाज उठाएंगे? मैं इसी सवाल को जो है आगे लेना चाहता हूं प्रशांत जी, कि आपको 2010 में कोलकाता श्री अवार्ड मिला, 2011 में आप अर्जुना अवार्ड से नवाजे गए, 2015 में आपको मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड मिला, 2014 में आपको भीम अवार्ड मिला, और इसके अलावा आपके पास जितने भी मेडल और जितना भी अनुभव है, आपको लगता है कि पैरालंपिक में या फिर जो पैरा एथलीट्स हैं, उनके जो कोचेज हैं, उसमें आप जैसे लोगों को जो कि इतना अनुभव लेकर आ रहे हैं, उनको कोचिंग देने की व्यवस्था कराई जाए, वो जो है एज अ कोच ऐसे पैरालिटिक स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करें, ये ज्यादा अच्छा नहीं है अपेक्षाकृत उसके कि जो बिल्कुल भी नया है या जो जो है भी, तो वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सक्षम है और वो जो है एक अक्षम को सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपका अनुभव उनसे ज्यादा नहीं, बेहतर नहीं है? सक्षम लोग, मैं ये कह रहा हूँ, सक्षम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। सक्षम लोगों को कब तक जरूरत है? जब तक अक्षम लोग सक्षम न बन जाए। हम्म। आप देखिए, मैं कोटा के खिलाफ हूँ, हम्म। मैं एकदम कोटा के खिलाफ हूँ, लेकिन कहां तक खिलाफ हूँ? अगर मैं एसटी से हूँ हम्म। और मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, मेरे बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो मेरे पोता पोती को किसी भी हालत पे कोटा नहीं मिलना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। हम्म। मैं जो जंगल में रहते जिनके पास सुविधा नहीं है उनको हेल्प मिलना चाहिए, मैं उसके फेवर में हूँ। हम्म। मेरा सोच ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हम्म। पैरा स्पोर्ट्स में एबल बॉडीड लोगों की जरूरत है, लेकिन जिसका कैपेबिलिटी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ को चुना था सारथी बनने के लिए, हम्म। उन्होंने नकुल का रथ में नहीं बैठे। हम्म। तो कैपेबिलिटी होना जरूरी है। हम किसी भी अरे गहरे नथु लाल को आके बना देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर को पैसे देते हैं या और कुछ देते हैं। मैं तो ये बोलूंगा, जो बंदा, एक कोच पकड़ लीजिए, आप कोच है, हम्म। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट नहीं बना पाए, आप स्टेट में एक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बना पाए, हम्म। आप एक नेशनल नेशनल मेडलिस्ट नहीं बना पाए, हम्म। और पैरा स्पोर्ट्स में आप इंडियन टीम के कोच है। हम्म। आप सोच सकते हैं, इंडियन टीम के कोच है आप, और जो लोग हम जैसे लोग हैं, हम लोग घर में बैठे हैं। एक्चुअली ना एक ट्रेंड है, पता है कि देखिए, अ, इस देश में अर्जुन अवार्डी कितने, पैरा स्विमिंग में अर्जुन अवार्डी, पहला अर्जुन अवार्ड मुझे मिला, उसके बाद शरद गायकवाड़ को मिला, उसके बाद सुरेश यादव व निरंजन को मिला, एंड देन स्वप्निल को मिला। फिर टोटल कितने? 5 लोग। पांच या पांच लोग हैं, हाँ। 5 लोग हो गए ना? जी। इन 5 लोगों को इंडियन टीम का कोच नहीं बना सकते? हम्म। क्यों आउटसोर्स करना पड़ेगा? क्या जिसको आउटसोर्स कर रहा है, क्या वो उस बंदे का एजुकेशन ये 5 लोगों से ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है? हम्म। मैं बात तो कहूंगा सवाल। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स एकेडमी के जो सीनियर कोच है, जो रिटायर्ड कोच है, उनको आप लेके आओ। हम 5 कोचेस को वहां पे एज ए असिस्टेंट कोच रखो। उस हम्म। बंदे को 2 साल इंडिया, उन बंदे के अंदर हम 2 साल काम करें, हम्म। हम भी सीख जाएंगे। एग्जैक्टली।
साला हम बांग्लादेश के लोगों को लेके आ रहे हैं, जो बांग्लादेश हमारे साथ कभी मेडल ही नहीं जीत पाया, वो हम्म, बांग्लादेश का बंदा हमारे इंडियन टीम का कोच है, और हम हम्म, यहाँ पे आलू आलू छिल रहे हैं। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर, खूब देसी भाषा में कह रहा हूँ, मोहल्ले में कुत्ते बहुत ज्यादा है। मोहल्ले में कुत्ते बहुत ज्यादा है, जब शेर आ जाएगा ना, तो 50 कुत्ते मिलके शेर के पीछे पड़ जाएंगे, तो शेर भी अपना दुम करके उसको भगा दिया जाएगा। तो शेर का वैल्यू जंगल में है, और ये तो मोहल्ले का कुत्ते हैं। मैं किसी का नाम लेके ना किसी लेके, मैं एक नॉर्मल सी भाषा नहीं में नहीं, कह रहा हूँ, आपकी बात बहुत दूर क्योंकि तक जा रही है, आपकी बात बहुत दूर तक जा रही है और लोगों को समझ में भी आएगी, इसका जो है मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो है इसका बहुत इसका सीधी है। रिफ्लेक्ट, इसी चीज का रिफ्लेक्ट आज ओलंपिक्स में दिख रहा है, और आने वाले दिन में पैरालंपिक्स में दिखेगा। मुझे दुख है कि देवेंद्र झाझरिया जी अभी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है। हम्म, आप इसके अंदर भी थोड़ा डीक करेंगे तो आपको पता लगेगा, इलेक्शन तो हुआ नहीं, सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे ऑपोजिशन था ही नहीं। ठीक है, तो इतना इतने अच्छे से इसको मैनेज किया गया। अभी एक पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इलेक्शन करा रहा है, उनके एक भी स्टेट बॉडी इलेक्शन करके नहीं आया। हम्म, उनके स्टेट बॉडी का कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी है नहीं। भारत सरकार को ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है। डेमोक्रेसी कहाँ है? कुछ नहीं है। उन्होंने अभी ये कहा कि लास्ट टाइम हमने जितना मेडल जीते थे, इस बार हम उससे ज्यादा मेडल जीतेंगे। हम्म, बहुत अच्छी बात है। हम्म, आप इसके अंदर अगर घुसेंगे तो क्या दिखने को मिलेगा आपको? सिर्फ एथलेटिक्स, शूटिंग और बैडमिंटन। पैरा स्पोर्ट्स में ये तीनों स्पोर्ट्स है जिस स्पोर्ट्स में मेडल आने की संभावना है। बाकी स्पोर्ट्स में जो लोग गए हैं, वो लोग घूमने गए हैं। हम्म, उनके पीछे पीसीआई का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वर्क प्लान है, कुछ नहीं है। हम्म, तो विकास का मतलब है सबको लेके, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम्म, और यहाँ पे ये मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एक एडमिनिस्ट्रेटर की शब्द है कि हमारे समाज के हर एक वर्ग के लोगों को, उनको शिक्षित बनाना है। जो जंगल में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो नदी में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं। स्पोर्ट्स में भी तो वही है। मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स है, लेवल है, एबीसीडी आप लेवल बना दीजिए। जब तक आपका डी डी ग्रेड का जो स्पोर्ट्स है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक आपका स्पोर्ट्स का रियल लाइफ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक और बात। एक एडमिनिस्ट्रेटर इसी में ही खुश है। हम्म, देवेंद्र जी इसी में ही खुश हो गए कि एथलेटिक्स में ज्यादा मेडल आ जाएगा। अरे आपके बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल है? हम्म, ठीक बात आप है। सोचिए, नेशनल में, हमारे नेशनल में मुश्किल से 300 लोग आते हैं स्विमिंग के लिए, और आते नहीं। बहुत अच्छी, इसके अंदर अगर आप घुसेंगे, हर एक चीज के अंदर घुसना जरूरी है। कि दिव्यांग बच्चों से 2,000 रुपए करके मांग लिया। दिव्यांग बच्चे ज्यादा से ज्यादा गरीब फैमिली से बनते हैं। ठीक बात है। लैक ऑफ एजुकेशन के लिए दिव्यांग बच्चे उस फैमिली से आते हैं। अभी उन बच्चों, मैं जब था, मेरे फादर बोला कुछ नहीं दूंगा, मैं भीख मांग के, मैं स्विमिंग पूल पे काम करके, रेलवे स्टेशन में सो के, मैं अपने आप को इस जगह पे खड़ा किया हूँ। मेरे तरह हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं। क्या उनके पास 2,000 रुपए होगा? वो लोग कैसे जाएंगे खेलने के लिए? भारत सरकार हर एक चीज में सब्सिडी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर उठा के लाना है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स में अगर आप पहले ही बोल देंगे आप नेशनल में आएंगे, अपने पैसे में रुकेंगे। हम्म, बात सुनिएगा बहुत अच्छे से। दिव्यांग बच्चा ट्रेन में आता है, बस से आता है, कुछ भी आता है, धक्के खाते आता है। 90% तो गरीब है हमारे इंडिया में। रुकेंगे कहाँ? होटल में। खाएंगे क्या? खुद के पैसे में। फिर उसके बाद कंपटीशन करेंगे, उसके लिए 2,000 रुपए उनको देना है, एडमिनिस्ट्रेटर को देना है 2,000 रुपए। ठीक है, आप बताइए एक बच्चा कैसे कर लेगा? 10,000 रुपए खर्चा है। मेडल आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्यों? हर किसी को, 3 लोगों को तो मेडल आएगा, सबको तो मेडल आएगा नहीं। हम्म, पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग आएंगे। हम्म, गरीब लोग 3 दिन से जनरल डब्बे में बैठ के धक्के खाते हुए आएंगे। हम्म, अमीर लोग हवाई जहाज में बैठ के आ जाएगा। हम्म, तो वो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, हम्म, कितना भी टैलेंटेड हो। आप देखिएगा, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं अपने पैसे से जाके करके आना है। हम्म, अभी कितने लोगों के पास सर है कि कंपटीशन के लिए 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए खर्च कर पाएंगे? उनका तो फैमिली इनकम है 2 लाख रुपए।
जो बच्चा खराब कपड़ा पहन के किसी से पैसे मांगने जाएगा वो भिखारी बोल के हटा देगा, 2 रुपया दे देगा। जिसके पास पैसे हैं वो ऑडी से उतर के किसी कंपनी में जाएगा, रिबॉक को जाके बोलेगा कि मेरा बेटा इंडिया खेलने जा रहा है, पैसे दीजिए, रिबॉक दे देगा। इसको बदला कैसे जाए, इसमें क्या ऐसा चेंज किया जाए प्रशांत जी जिससे इसमें ये बदलाव आ सके, क्योंकि ये बेसिकली आपको टैलेंट को नर्चर करना है। यहाँ पे जो यस। यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत गड़बड़ हो गई, इसको बदला कैसे जाए? मुझे लगता है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना चाहिए इस देश में। इस देश का जो चीफ जस्टिस है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको इसका इंचार्ज बना दिया जाए। हर स्टेट में जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट होंगे पैरा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के। हर स्टेट में जो भी दिव्यांग लोग अपने जीवन में कुछ करे हैं, रोल मॉडल बने हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी देनी चाहिए। शर्त एक ही होगा, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते, धांधले करते, तो लाइफ टाइम के लिए उनको बैन कर दिया जाए। अगर कर्माकर को जिम्मेदारी दिया गया है पीसीआई का, और कर्माकर ने उल्टा सीधा किया है और वो जांच में प्रूफ हुआ, तो कर्माकर को लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, और कर्माकर को जो भी उपलब्धि भारत सरकार ने जो भी सम्मान दिया है वो वापस ले लेना चाहिए। कभी प्यार से जब काम नहीं चलता है तो माँ बाप डंडे भी मारते, थप्पड़ मारते हैं। तो इस देश को अभी थप्पड़ की जरूरत है, इस एडमिनिस्ट्रेटर्स को थप्पड़ की जरूरत है। इंटरनेशनल फेडरेशन क्या करेगा नहीं करेगा हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा डिसीजन लिया। मैं कुछ चीजों को मैं नाम इसीलिए लिया, पूरे दुनिया ने रशिया को बैन कर दिया कि उससे कोई व्यापार नहीं कर सकता। मोदी जी ने व्यापार किया, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने खरीदा। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऐसे लोगों को थप्पड़ मार के घर बैठा देना चाहिए, इनको जेल कर देना, इनका सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके पास इतने पैसे आया कहां से। मैं एक मीटिंग में गया था, मुझे एज ए इनवाइट किया था। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब एक बताता हूँ मैं आपको एक घटना। तो मैं गया था किसी एसोसिएशन का एजीएम में, तो मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, तो मैं बैठा था। बहुत लोगों को मुझे देख के उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि कर्माकर कैसे। तो उनको बाद में पता लगा कर्माकर एज ए गेस्ट। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा एज ए गेस्ट जो बोलना था उस टाइप का बोल के मैंने कंक्लूड कर दिया कि उनको पता है कर्माकर गलत देखेगा तो बोलेगा ही। तो वहां पे एक बंदा देखा मैं, 18-19 साल का, शूट बूट पहन के टाई वाई लगा के। मैं बोला 18-19 साल का लड़का एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो मैं बोला भाई क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम एक्स है। आप कहाँ से हो? बोला मैं वाई जगह से हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। बोला अच्छा वेरी गुड, तो पढ़ाई में आगे क्या करोगे? बोला नहीं करूंगा, एमबीए करूंगा, ये करूंगा, बहुत सारे बात होंगे। मैं बोला जीवन में क्या बनना चाहते हो भाई? नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहेंगे, ये एसोसिएशन बनाएंगे, यही करेंगे। तो आप सोचिए यहाँ पे एक ट्रेंड है, आप सोच रहे हैं कि मैं मीडिया पर्सन बनूं, कोई सोच रहा है कि मैं लॉयर बनूं, जज बनूं, ये बनूं, वो बनूं, सो बनूं, और कुछ लोग सोच रहे हैं मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूं। तो शासन। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है क्या चीज? हम्म इसके अंदर कौन सा हनी है हम्म जो ये मधुमक्खी अपने आप खींचा चला आता है? नहीं, आपने ये सोचने वाली प्रशांत, चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही तीखे तीखे सवाल छोड़े हैं और बहुत ही सीधा और स्पष्ट जवाब दिया है। मैं इसके लिए आपका नहीं मैं साधुवाद करता फिर हूँ। इससे मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे बात, शायद आपके पास 1 मिनट समय होगा। जी जी जी, 1 मिनट है। मैं मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर क्या है, मैं इसके अंदर रियलिटी बता रहा हूँ। पकड़ लीजिए कोई बंदा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, अभी टीम गेम है, पकड़ लीजिए कोई एक स्पोर्ट्स का टीम गेम है, 12-14 लोग जाएंगे सिलेक्शन में, 50 लोग आए हैं, हम्म उनमें से 14 सेट है, 14 में 4-5 ऐसे हैं जिसको काट ही नहीं सकते, ये खेलेगा ही खेलेगा, हम्म ठीक है। बाद में क्या हो गया, एक एक जगह के लिए 2-2 3-3 प्लेयर है। अभी काम शुरू होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का, तेरा हम्म सिलेक्शन करा देंगे, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा से कितना मिलेगा? 6 लाख, आधा मेरा। हिमाचल से कितना? 15 लाख, आधा मेरा। मेडल मिलने के बाद इतना, आधा मेरा। ये सारा चीज करते रहते, इसके लिए एक सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है।